हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। देखो, पिछले लेक्चर तक हमने ये पढ़ लिया था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, और इन दोनों को हम रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे रिलेट करते हैं फॉर एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो आपको वहां तक क्लियर हो गया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को वॉच कर ले। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में डिस्प्ले हो रहा होगा ऊपर, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से जाके पहले वो वीडियो वॉच कर लीजिए, उसके बाद आज का लेक्चर वॉच कीजिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉस फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है, हेडिंग डाल लीजिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉस फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो पहले एक बार क्विकली जो पिछली क्लास में पढ़ा वो देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जो रेट होता है वो इस तरह से हम लिखते हैं, रिएक्टेंस रेज टू पावर सम नंबर। ठीक है, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, तो इसका हमने जो रेट लॉ लिखा था वो क्या लिखा था, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर सम नंबर। और एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो जब तक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तब तक N1 और X बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री तब तक आप उसको अपने आप से एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए दिस इज इक्वल टू एक्स एंड दैट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी इज वाई। जो पावर्स होता है वो ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और हमने इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में भी पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन कब लेनी है, उस टाइम पे जब हम रेट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉज में हमारे पास सीबीएसई में अगर हम देखें तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सीबीएसई में नहीं है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस के हिसाब से देखें तो। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट जीरो ऑर्डर से करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करेंगे और सेकंड ऑर्डर के भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जीरो ऑर्डर से शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम जो करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉस। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, मान लो हमारे पास कोई एक हाइपोथेटिकल सी रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ क्या है, एक तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से किया हुआ है, जीरो ऑर्डर है तो पावर में क्या आएगा, जीरो। हम यहां से नहीं देखेंगे कि यहाँ वन लगा है तो पावर में वन लिखेंगे, नहीं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है और हम कर ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ले रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होना चाहिए, जीरो। एक ही रिएक्टेंट लिया और उसके हिसाब से हमने ऑर्डर कितना रख दिया है, जीरो रख दिया। ठीक है, और हमने एक और चीज पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब भी हम इंटीग्रेटेड रेट लॉज में कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमेशा हम कौन सा रेट ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। हम एवरेज रेट की बात यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, हम जब भी कोई डेरिवेशन करेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस रेट को यूज करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट के हिसाब से भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, तो इसमें जो रेट था वो क्या था, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, यही था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखो ये भी रेट का इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन भी रेट की है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखें, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब माइनस डी ए बाई डी टी दिस मस्ट बी इक्वल टू के टाइम्स ए रेज टू पावर जीरो, और हमें पता है एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस डिराइव करनी है, मतलब इंटीग्रेट करना है इस चीज को, तो हम जो वेरिएबल्स हैं उसको अलग अलग कर देते हैं, ए वाली अलग रख लेते हैं और के डी टी इस तरह से कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ए क्या था यहाँ, कंसंट्रेशन, तो हम लिमिट्स रखते हैं फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, और इनिशियली कंसंट्रेशन
ए नॉट ली, फाइनल कंसेंट्रेशन ए ली, तो इनिशियल टाइम 0 और फॉर एनी टाइम टी तक हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब बताओ माइनस तो कॉमन आ गया, ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन बची वो किसकी बची, ए नॉट टू ए, इंटीग्रेशन हमें करनी है डी ए की। दिस इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन हमें करनी है 0 टू टी डी टी। तो बताओ डी ए की इंटीग्रेशन क्या होती है, बिल्कुल सही ए, ठीक है, लिमिट्स अभी पुट नहीं की, इनिशियल कंसेंट्रेशन टू फाइनल कंसेंट्रेशन, के dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t लिमिट्स 0 टू t, ठीक है। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं तो माइनस बाहर ही रहेगा, तो माइनस तो बाहर ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a माइनस ए नॉट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस 0, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा ए नॉट माइनस ए, दिस इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए नॉट है, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, फाइनल कंसेंट्रेशन, और टी है टाइम टेकन, ठीक है। तो ये मेन इक्वेशन बन गई हमारी, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो ए नॉट माइनस ए मतलब इनिशियली हमने इतना लिया था, फाइनली इतना बच गया, तो ए नॉट माइनस ए से हमेशा हमें क्या मिलेगा, अमाउंट डीकम्पोज्ड, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लो कि ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ए हमारी फाइनल कंसेंट्रेशन है, तो ए नॉट माइनस ए हमेशा हमें क्या देगा, अमाउंट डीकम्पोज्ड, ठीक है। तो पहले आप यहां तक नोट करो, फिर हम इस इक्वेशन का थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे और इससे काफी सारे रिजल्ट्स निकालेंगे, ठीक है, यहां तक नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली कि ए नॉट माइनस ए दिस इज इक्वल टू के टी। इसके ऊपर अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो देखो, अगर अब हम इसका ग्राफ बनाएं और हम यहाँ पे रखते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, इस एक्सिस पे मैं रख रहा हूँ कंसंट्रेशन और इस एक्सिस पे हम रखते हैं टाइम, तो बताओ इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट क्या आएगी। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंसंट्रेशन मतलब a, ठीक है, टाइम मतलब t, तो y क्या है मेरा a, तो y को मैं अलग कर लेता हूँ, मतलब a को अलग कर लेता हूँ। तो अगर मैं a को अलग करूँ तो ये इक्वेशन बन गई a नॉट माइनस के टी, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो ये बन गया a दिस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो बताओ मेरा m क्या आ जाएगा, माइनस के, क्यों, क्योंकि x तो मेरा t है, y मेरा a है, ठीक है। तो m क्या आ गया मेरे पास, माइनस के, और बताओ इंटरसेप्ट c कितना आ गया, a नॉट। क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो लाइन नीचे की तरफ जाएगी, कुछ इस तरह से देखो, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ बनेगा जिसका ये जो इंटरसेप्ट होगा ये a नॉट होगा, ठीक है, और इसकी स्लोप कैसी होगी, माइनस के, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो अब हमने इस इक्वेशन से एक नई चीज निकालनी है, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा, हमने अभी तक इक्वेशन डिराइव कर ली, ए नॉट माइनस ए दिस इज के टी, ठीक है। अब हमने निकालना है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे आधा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया हो या रिएक्ट कर गया हो। इट इज अ टाइम एट विच half of the amount of reactant has reacted, ठीक है, जब आधा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट
रिएक्ट कर गया हो, मान लो आपने 1 मोल लिया, आधा मोल रिएक्ट कर गया, जिस टाइम पे वो आधा मोल रिएक्ट कर गया उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी हाफ। हाफ लाइफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय टी हाफ। तो देखो, अब मैंने आपको क्या कहा कि आधा रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना? इनिशियल का आधा। तो हाफ लाइफ टाइम पे मतलब एट टी हाफ, अमाउंट लेफ्ट मतलब ए, दिस इज हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट। तो यही मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ जो हमने डिराइव किया। अगर मैं इसमें ये पुट करता हूँ तो देखो क्या बन गया, ए नॉट माइनस ए की जगह मैं ए नॉट बाई टू पुट कर देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू के टी। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ए नॉट बाई टू इज के टी। ठीक है, या फिर मैं कहूँ ए नॉट दिस इज 2 kT, और यहाँ पे जो हमने टाइम लिया है ये कौन सा है? हाफ लाइफ टाइम। तो t की जगह हम t हाफ लिखेंगे। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, t की जगह हम क्या लिखेंगे? t हाफ। तो यहाँ से हाफ लाइफ का फॉर्मूला बन गया a नॉट बाय 2k। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप सिर्फ ये इक्वेशन याद रखिए, a नॉट माइनस ए दिस इज kt। ठीक है, जब भी हाफ लाइफ पूछा हो तो हमें पता है a विल बी इक्वल टू a नॉट बाई टू, वहां से फटाफट डिराइव हो जाया करेगा। ठीक है, तो याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखा जा रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझिए कि कहाँ से डिराइव हो रहा है, आप ऑन द स्पॉट उस चीज को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए नॉट बाई 2k। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, फॉर एनी रिएक्शन हैविंग ऑर्डर n, for any reaction having order n, T half is always directly proportional to 1 by a raised to power n minus 1. T half is always directly proportional to 1 by a raised to power n minus 1, where n is the order of reaction. ठीक है, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम देखें, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब n की वैल्यू जीरो पुट कर दो। अगर मैं n की वैल्यू जीरो पुट करूं तो T हाफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ पावर माइनस 1। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है, कोई डाउट? तो हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं इसे। अगला है यहीं पे कंप्लीशन टाइम। ठीक है, अब हमने निकालना है, जैसे हमने हाफ लाइफ निकाला ऐसे ही कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब जब 100% रिएक्शन हो गई हो। ठीक है, अब देखो 100% रिएक्शन हो गई हो मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी जिसको हमने ए लिया था वो कितना हो गया? जीरो, बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, और अगर हम डेरिवेशन का रिजल्ट देखें, ए नॉट माइनस ए दिस इज के टी, तो ए नॉट तो हमारे पास इनिशियल अमाउंट था, ए कितना हो गया? जीरो, दिस इज इक्वल टू के टाइम फॉर 100% या कंप्लीशन। ठीक है, टाइम फॉर 100%। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो टाइम फॉर 100% कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। और अगर आप इसको हाफ लाइफ से कंपेयर करो, हाफ लाइफ कितना आ रहा था? ए नॉट बाई 2k। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा? देखो, टाइम फॉर 100% डिवाइडेड बाई टी हाफ, दिस विल बी इक्वल टू 2। मतलब 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 2 हाफ लाइफ लग रही हैं। कोई डाउट? तो ये भी रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी अभी तक हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं या रिजल्ट्स डिराइव किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, पहले तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? दीज आर द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। हमने यही दिखा था ना कि रेट इज के टाइम्स कंसंट्रेशन रेज टू पावर जीरो। एनीथिंग रेज टू पावर जीरो तो क्या आ गया? 1। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दीज आर द रिएक्शंस in which
rate of reaction does not depend on concentration of reactant। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कोई डाउट? ठीक है, अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है? तो हम ऐसा करते हैं, कुछ जनरलाइज्ड एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, सबसे पहला तो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इन जनरल जीरो ऑर्डर होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब, जैसे अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या एनर्जी कह लो, गिव्स 2HCl। ठीक है, अब आप अगर सनलाइट यूज नहीं करोगे, चाहे आप 1 मोल लो हाइड्रोजन का, 1 मोल क्लोरीन का लो, चाहे आप 50 मोल लो, लेकिन रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, इवन अगर आप सनलाइट में भी ले आते हो, तो जब तक आप सनलाइट की इंटेंसिटी सेम रखते हो, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जितना मर्जी ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है। तो ऐसी रिएक्शन जिनका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उनको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और याद रखना, फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। अगर आपने सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो रेट बढ़ जाएगा, और अगर कम कर दी सनलाइट तो रेट कम हो जाएगा। ठीक है, अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन जनरल जीरो ऑर्डर होती हैं। अगर आपको कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो चुपचाप उसे फर्स्ट ऑर्डर मान लेना है। ठीक है, अपना कोई साइंटिफिक दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको कोई ऑप्शन में गिवन हो कि विच अमंग द फॉलोइंग फॉलो जीरो ऑर्डर, आपको 4 रिएक्शंस दे रखी है, कोई डाटा नहीं गिवन एक्सपेरिमेंटली, जब तक एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं गिवन तब हम कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक बार एक्सपेरिमेंटल डाटा दे दिया जाए तो आप कभी भी उसको जीरो ऑर्डर अपने आप से अज्यूम नहीं करोगे। पहले उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को चेक करोगे, एनालाइज करोगे कि वो कौन सा ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल है इसमें, डीकॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, डीकॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। जितनी भी गैसेस डिकम्पोजिशन होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे इसमें HI की डिकम्पोजिशन हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। ठीक है, और ये हमें देता है H2 प्लस I2। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इन जनरल जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं जो मेटल के सरफेस पे होती हैं, वो जीरो ऑर्डर होती हैं। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो डिपेंड करता है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, वेयर एज जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनका जो रेट है वो डिपेंड करता है ऑन द सरफेस एरिया ऑफ दिस मेटल, जो भी आप मेटल वहां पे यूज कर रहे हो। और अगर हम इसका रेट लॉ लिखें तो बताओ क्या आएगा? K टाइम्स HI, इसकी पावर में क्या लिखूं? बिल्कुल सही, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर से, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है तो आप बिना कुछ सोचे समझे उस एक्सपेरिमेंटल डाटा से चेक करोगे। ये नहीं है कि डायरेक्टली जीरो ऑर्डर लिख दिया, मैंने तो पढ़ा भी जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर होगा, नहीं। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है तो उससे चेक करके आंसर निकालो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर का जो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पहला न्यूमेरिकल लिखो, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, zero order reaction is 20% completed in 10 minutes. In what time it will be 80% completed? इसको देखते हैं आंसर कैसे करना है इसका। देखो, आपको गिवन है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटली गिवन है क्वेश्चन में। 20% कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं, तो जीरो ऑर्डर वाला हम इक्वेशन लगा देते हैं, विच इज A0 माइनस A, दिस इज KT। अब देखो 20% कंप्लीट हो गया। 20% कंप्लीट होने का मतलब क्या है? 20% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, 20% रिएक्टेंट रिएक्टेड। तो देखो, मतलब अगर ये A0 था, 20% तो रिएक्ट कर गया, बचा कितना? बिल्कुल सही, 80%। तो 80% ऑफ A0 अभी भी बचा है, 80% ऑफ इनिशियल अमाउंट अभी भी बची हुई है। 20% तो रिएक्ट कर गई, तो 80% ऑफ इनिशियल अमाउंट अभी भी बची हुई है। दिस इज इक्वल टू K,
हमें नहीं पता, इनटू टाइम, टाइम कितना लगा इसको 20 मिनट्स। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 20/100 ए नॉट, दिस इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम इट विल बी 80% कंप्लीटेड। 80% कंप्लीटेड मतलब 80% रिएक्ट कर गया। तो बताओ बचा कितना होगा, 20% ऑफ इनिशियल अमाउंट, दिस इज के, टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब 80/100 ऑफ ए नॉट, दिस इज इक्वल टू के टी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करें तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा आपका 20/80, दिस इज इक्वल टू के इंटू 20 डिवाइडेड बाई के इंटू टी। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए, दिस विल बी 20 इंटू 80/20। ठीक है, तो 80 मिनट्स। डाउट क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ना हमने गलती कर दी है, क्वेश्चन में 10 मिनट्स गिवन था, हमने 20 मिनट्स लेके कर दिया। तो आप ऐसा करो, क्वेश्चन भी चेंज कर लो, यहाँ पे 20 मिनट्स कर लो। ठीक है, तो 20 मिनट्स के हिसाब से हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। तो 20% कंप्लीट हुआ इन 20 मिनट्स, तो 80% कंप्लीट होने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, 80 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि 20% 20 में हुआ तो 80% हमेशा ही 80 मिनट्स में होगा, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे तब आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन फॉलोइंग डाटा इज गिवन। कोई एक रिएक्शन हम करा रहे हैं, उसके लिए हमें डाटा गिवन है। फॉलोइंग डाटा इज गिवन। ठीक है, डाटा आपको क्या गिवन है, ये डाटा आपको गिवन है। देखो आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। चलो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको गिवन है कि जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर फॉलो करती है। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन जीरो कब हुई, 120 सेकेंड्स में। ठीक है, जीरो मतलब टाइम कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीट हो गई। तो देखो हमने पढ़ा है कि जब भी एक रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 100% टाइम के लिए ए नॉट बाय के। तो के तो मुझे निकालना है, 100% रिएक्शन करवाने के लिए 120 सेकंड्स लग रहे हैं। ए नॉट मुझे चाहिए, ए नॉट क्या होता है, इनिशियल अमाउंट। तो मतलब टाइम जीरो पे जो अमाउंट है, टाइम जीरो पे कितनी अमाउंट है, 1 मोलर। तो डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ से। तो टाइम ए नॉट हमारे पास आ गया, टाइम हमें गिवन था 120, तो यहाँ से किया जाएगा के विल बी 1/120 सेकेंड्स। तो के के जो यूनिट्स होंगे वो सेकेंड इनवर्स हो जाएंगे। गुड आउट, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखिए इसमें, ये AIEEE 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो AIEEE 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन है, टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट इज 1 आवर। ठीक है, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको कहा है when the initial concentration of reactant is 2 molar, how much time does it take for its concentration to come from 0.5 molar to 0.25 molar। ठीक है, और आपको ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 आवर्स, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 0.5 आवर्स, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 0.25 आवर्स, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 1 आवर। ठीक है, अब देखो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें 0.5 से स्टार्ट किया और 0.25 तक लेके जाना है, मतलब हाफ लाइफ पूछा है, आधी कंसंट्रेशन कर दी तो हाफ लाइफ पूछा है, और हाफ लाइफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ऐसे ऑप्शंस भी आपको गिवन है कि आपका आंसर भी मैच कर रहा है। हाफ लाइफ पूछा है उनके हिसाब से, हाफ लाइफ क्वेश्चन में गिवन है, तो बच्चे सोचते हैं कि जो डाटा है ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, फटाफट डी मार्क कर देते हैं। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब हाफ लाइफ कब होगी, जब 2 मोलर से डिकम्पोज होके कितना अमाउंट रह जाएगा, 1 मोलर, तब वो जो टाइम होगा वो हाफ लाइफ होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अमाउंट से स्टार्ट करो और उसका आधा कर दो तो वो हाफ लाइफ ही होगा, नहीं। इनिशियली जो अमाउंट थी जब आप उसका आधा करोगे तभी हाफ लाइफ काउंट किया जाता है, अदरवाइज हाफ लाइफ काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट 1 आवर का आंसर नहीं आ सकता, हो सकता है सॉल्व करने पे आ जाए लेकिन डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। देखो पहले हमें के चाहिए होगा, टी हाफ गिवन है, तो टी हाफ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज ए नॉट बाई 2k। तो ए नॉट हमें गिवन था 2 मोलर और 2k, टी हाफ हमें गिवन था 1 आवर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो के आ गया 1, के तो यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। के अगर 1 आ गया, अब देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है ए नॉट माइनस ए, दिस इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो आपसे टाइम पूछा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 टू 0.25। अब आप क्या करोगे, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो और इसको फाइनल मान लो, क्योंकि मैं हाफ लाइफ तो नहीं लगा रहा हूं, मैं तो एक कोई पर्टिकुलर टाइम निकालने वाला हूं। हाफ लाइफ तभी होगा जब इनिशियल का आधा हो जाएगा, लेकिन अब मुझे क्या करना है, 0.5 से 0.25 पर रिड्यूस करना है, तो मैं 0.5 वाले को इनिशियल मान लेता हूं और फाइनल अमाउंट कितनी हो गई, 0.25। दिस विल बी इक्वल टू के, और के की वैल्यू मैंने 1 कैलकुलेट की। इसके लिए टाइम कितना लगेगा ये मुझे निकालना है, तो यहां से जब आप टी निकालेंगे दिस विल बी 0.25 आवर्स। कोई डाउट, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में कभी भी ये मत सोच लेना कि आप किसी भी अमाउंट का आधा करो तो वो हाफ लाइफ ही होगा, नहीं। जब आप इनिशियल अमाउंट का आधा करोगे तब वो हाफ लाइफ होता है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप किसी भी अमाउंट को इनिशियल अमाउंट ले सकते हो और फाइनल अमाउंट के लिए आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन आपको दे रखी है 2A गिव्स प्रोडक्ट्स, T half is 120 seconds and the initial concentration is 2 molar. Calculate the rate constant of the reaction. अब देखो कई बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बड़ी गलती करने वाले हैं कि वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे T half, दिस इज A नॉट बाई 2k और वहां से k निकाल देंगे, जबकि अगर इस फॉर्मूला से आप आंसर निकालोगे तो वो गलत आएगा, 100% गलत आएगा। क्यों गलत आएगा वो चीज समझो। देखो जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया तब हमने रिएक्शन ली थी A गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जब हमने ये रिएक्शन ली थी तो A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, 1, जबकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दिया गया है, तो वो 1 की जगह क्या कर दिया गया है, 2 कर दिया गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आप नॉर्मली k की वैल्यू निकालो, ठीक है। इस इक्वेशन से नॉर्मली k की वैल्यू निकालो, तो हाफ लाइफ टाइम हमें दे रखा था 120, दिस इज इक्वल टू ए नॉट हमें दे रखा था 2 और अपॉन 2k। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये k आ जाएगा 1/120, ठीक है। आपने नॉर्मली k निकाल लिया। अब आपने क्या किया था, 1 की जगह आपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में क्या लगा दिया था, 2। तो इसको वापस 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बाय 2। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रेट कांस्टेंट भी आपने क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/240, ठीक है। तो डाउट यहाँ तक क्लियर है।